हाँ जी, मैंने क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करे थे और तुम भी कर सकते हो अगर तुम सही तरीके से 10th को स्टार्ट कर लेते हो। क्योंकि जो पहले के 2-3 महीने हैं ना भाई, ये डिसाइड कर देंगे कि रेस में कौन आगे निकल जाने वाला है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, माइंडसेट शिफ्ट करने के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। क्लास 9th के अंदर तुम्हारा कुछ भी स्कोर आया हो, कुछ मैटर नहीं करता भाई। जिसको लगता है 9th क्लास का स्कोर की वजह से अगर मेरा 9th क्लास में 50% आया है, 60% आया है, तो 10th में भी ऐसे ही आएगा। अबे 10th बहुत आसान है भाई 9th से। 10th बहुत ही आसान है। 10th के अंदर अगर तेरा स्कोर 9th में 80% भी आया ना, तू 10th में ऑल इंडिया टॉप कर सकता है, मैं यहां तक कह रहा हूं। 10th इज द इजीएस्ट क्लास जो तू अभी कभी भी फेस करेगा। तो 10th को एक फ्रेश स्टार्ट दो, ठीक है। फियर थोड़ा नॉर्मल है, समझ आता है, फियर होता है, डर लगता है, लेकिन यार थोड़ा आपको ना उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है ना, ये बहुत छोटा प्रेशर है क्लास 11th और क्लास 12th के कंपैरिजन में। 11th और 12th में तो आप जाओगे, कंपेटिटिव एग्जाम्स दोगे, जेई का, नीट का, ठीक है, तो वहां तो प्रेशर और ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप प्रेशर कंट्रोल करना सीखते हो। अब मुझे पता है बच्चों को इतना डर लग भी नहीं रहा है शुरू-शुरू में। अब तो इतना ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन में इतने सारे टीचर्स आ गए हैं, इतने सारे वीडियोज़ आ गए हैं। हमारा चैनल इतनी मेहनत करता है आपको 10th में 95 दिलाने के लिए, तो हमें सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि ऐसे वीडियोज़ तुमको मिलते रहें। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि माइंडसेट शिफ्ट करो, कर सकते हैं, करके दिखाएँगे। अब देखो ये वीडियो है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में एक-एक पॉइंट पे कवर करने वाला हूँ चीज़ों को कि भाई तुम्हें 10th में 95 लेकर कैसे आनी है, एक्चुअली में कैसे लेकर आनी होती है। ठीक है? तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग, देखो मैं यूट्यूब पर कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, पर ना वो खुद 95 नहीं लाए हैं भाई। तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसने खुद 95% स्कोर करी है। तो मैं तुम्हें एक्चुअली में बता सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बस वीडियो को एंड तक सुनना। सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करते हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है शुरू-शुरू में, ठीक है? पहली चीज़, सिर्फ लेक्चर देखते रहना विदाउट रिवीजन। देखो यार, अगर तुमने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है या तुम ट्यूशन क्लासेस करते हो, तो अगर तुम खाली सिर्फ लेक्चर देखते हो या ट्यूशन क्लासेस अटेंड करते हो, तो उस लर्निंग को हम बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ लर्निंग नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास के अंदर बैठा हूं और मैं टीचर्स की बात को सुन रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हें उस समय हो सकता है बात समझ आ जाए, बट तुम जब घर आओगे ना, तो घर आके तुम मेजर चीजें भूल चुके हो और उसको एक बार रिविजिट करना बहुत जरूरी है। तो जब भी क्लास में कुछ पढ़ के आओ, ऑनलाइन क्लास का लेक्चर देकर आओ, एक बार जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं उसको रिविजिट जरूर करो, और ये टेक्निक ना तुम्हारे 20 to 30% मार्क्स ऐसे इंप्रूव कर देगी। इसके बाद सेल्फ स्टडी को इग्नोर करना, भाई सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, उसको स्टडी आवर्स में कंसीडर कर लेते हैं। भाई पढ़ाई का मतलब वो होता है जो एकांत में करी जाती है, जो अकेले किताबों के साथ बैठ के करी जाती है। जब तुम स्कूल जाते हो या जब तुम ट्यूशन क्लासेस जाते हो, वो पढ़ाई नहीं है। सेल्फ स्टडी होती है, जहां पर आप किताबों के साथ बैठे, आपने रिवीजन करा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो स्टार्टिंग के जो महीने हैं ना, यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी का डेली टाइम जरूर बनाओ। फिर हर टीचर को फॉलो करना, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक टीचर से साइंस का एक लेक्चर देखेंगे, फिर दूसरे टीचर से देखेंगे, फिर ऑनलाइन में भी देख लेंगे, ट्यूशन क्लासेस में भी देख लेंगे, क्लास में भी पढ़ लेंगे। मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप एक टीचर को सीरियसली फॉलो करो। ठीक है, अगर आप ट्यूशन क्लासेस जाते हो ना, तो ट्यूशन ही क्लासेस जाओ, फिर आप ऑनलाइन मत पढ़ो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो ट्यूशन क्लासेस छोड़ दो। चीजें अगर आप फॉलो करोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट ना आपको दो अलग अलग तरीके से जब सिखाया जाता है ना, तो कंफ्यूजन पैदा होती है। टीचर का एक फ्लो होता है पढ़ाने का, वो फ्लो खराब होता है। तो ये चीज मत करो। और आखिरी चीज, कंपैरिजन मत करो। बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है कि ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10th की क्लास इतनी आसान है ना, इतनी आसान क्लास है ना, कि मतलब कोई भी आदमी जो ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, वो 10th पढ़ा सकता है। ठीक है, और 10th तो जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो तो वैसे भी वेल क्वालिफाइड है, ऑनलाइन में भी और ट्यूशन क्लासेस वगैरह होती है उसके अंदर भी। तो 10th बहुत आसान क्लास है। तो उसमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि ये टीचर गॉड टीचर है, ये टीचर नहीं गॉड टीचर। अबे सब गॉड टीचर है यार भाई। 10th 10th होता क्या है 10th? ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखो। फिर स्मार्ट स्टडी अप्रोच को भाई तुम्हें फॉलो करना है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें 95 स्कोर करनी है और तुम्हारा बहुत कम स्कोर आया 9th क्लास के अंदर, तो 9th क्लास का स्कोर वैसे तो मैटर नहीं करता, बट तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो वहां से उठकर अगर तुमको टॉपर बनना है, तो सबसे पहले तुम्हें एवरेज का टैग छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। क्या होती है स्मार्ट स्टडी अप्रोच? देखो यार, फोकस्ड स्टडी जो होती है ना, वो हमेशा बेटर होती है अनफोकस्ड स्टडी से। तुम 7-8 घंटे अनफोकस्ड पढ़ लो या 2-3 घंटा फोकस पढ़ लो, 2-3 घंटा फोकस हमेशा बेटर होगी। तो करना क्या है? देखो यार, जब तुम सबसे फ्रेश फील करते हो ना अपने पूरे दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ट्यूशन के बाद आते हैं, फिर थोड़ी नींद ले लो, नैप ले लो, उसके बाद जब आप फ्रेश फील करते हो, जो वो टाइम होता है ना, उस टाइम में 2-3 घंटे की फोकस्ड सेल्फ स्टडी कर लो। ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बहुत हाई कर देगा। प्लस क्या है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे स्कोर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे देगा। फिर कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी चीज होती है। बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। आज का ये वीडियो देखेंगे बच्चे और हो सकता है आज जाके पढ़ाई चालू कर दे, बट ये मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहने वाली है। हो सकता है 2 दिन रहे, 3 दिन रहे,
बट चौथे दिन आपका वही हाल हो जाएगा जिस स्टेज पर आप ऑलरेडी थे। तो आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक ही चीज डेली करते रहना, बार-बार करते रहना। तो एक रूटीन बना लो। मैं आपको एक रूटीन सजेस्ट करता हूँ बहुत सिंपल सा। भाई देखो, ये मेरा टाइम टेबल था जो मैं फॉलो करता था, ठीक है? और इस रूटीन में जब आप अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेट कर देते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए फिर पढ़ने के लिए। फिर वो रूटीन है, जैसे ही आपके पढ़ने का टाइम होगा, आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा, यार पढ़ते हैं, चलो। क्या रूटीन था मेरा? सुबह 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल रहता था, दोपहर के 1 बजे तक। 1 से 2 बजे तक मैं घर आया, ठीक है? 2 बजे से लेके, ठीक है? 3 या 4 बजे तक मान लो, 4 बजे तक मैं एक नैप लेता था। नैप में यार थोड़ी नींद ले लेता था ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ, ठीक? फिर 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं स्टडी करता था। इसमें मैं कोचिंग भी जाता था, कोचिंग मेरे घर पर ही थी एक्चुअली, मेरे फादर ही पढ़ाते थे। तो 4 बजे से 6 बजे तक मैं पापा के साथ पढ़ लेता था। 6 बजे से लेके 10 बजे तक मेरी सेल्फ स्टडी आवर रहती थी। अब वो सेल्फ स्टडी आवर में कभी-कभी ऐसा होता था कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं पढ़ा, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 9 बजे तक का, फिर 9 से 11 पढ़ लिया, ठीक है? ऐसा भी आप कर सकते हो, ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे एक साथ 2 घंटा नहीं पढ़ पाते, तो 30 मिनट आप पढ़ लिए, आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 30 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो। तो इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसके थ्रू आप बहुत आराम से 2 घंटे की पढ़ाई कर पाते हो। तो इस टाइम टेबल को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये मैं भी यूज़ करता था। फिर छोटे डेली गोल सेट करो, देखो डेली गोल सेट करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ना बहुत रैंडम पढ़ाई करते हैं कि आज ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। आप दिन की शुरुआत में एक डेली गोल सेट कर दो अपने लिए कि आज मुझे एसएसटी के इतने पेजेस रीड करने हैं, आज मुझे मैथ्स के इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, साइंस के इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। जब आप ये काम कर देते हो ना और दिन के एंड में जब आप सोने जा रहे हो, तो जब आप इन पे टिक लगाते हो ना कि हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये अगर आपने 3-4 दिन कर लिया ना, आपको अपने आप वो टॉपर वाला कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखो सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है। बच्चे जो हैं पढ़ के सब जाते हैं, बट जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है ना पेपर में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको रियलाइज होता है कि मैं अपने लिए जो टारगेट सेट कर रहा हूँ, वो मैं डेली कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है? इसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए। टाइम टेबल हमेशा स्लॉट बेस्ड होना चाहिए, टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए। टाइम बेस्ड क्या होता है? 5 से 6 ये करूँगा, 6 से 7 ये करूँगा, 7 से 8 ये करूँगा, ये टाइम बेस्ड टाइम टेबल है। इसमें क्या होता है, अगर 5 से 6 मिस हुआ, तो आगे की सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। स्लॉट बेस्ड क्या होता है कि दिन में मेरे को 2 घंटे के 2 स्लॉट्स कवर करने हैं, जिसमें मैं 2 घंटे में मैथ्स पढ़ूँगा, अगले 2 घंटे में साइंस पढ़ूँगा। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल। अभी 2 घंटे आप कभी भी पुट इन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी दिन आपको किसी शादी-वादी में जाना है, तो आप रात में कवर कर लोगे इन 2 घंटों को। हो सकता है किसी दिन आपको नींद नहीं आ रही, ठीक है? आप दोपहर में सोने गए, आपको नींद ही नहीं आ रही है, आप जल्दी उठ गए, तो 2 घंटे आप वहाँ कवर कर सकते हो। तो 2 घंटे के 2 स्लॉट डेली करने हैं, ये गोल रख लो, ठीक? इसके बाद डेली टारगेट्स लिखो। अगेन ये वाली चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ और एंड ऑफ द डे पे टारगेट को कंप्लीट करके उस पे टिक वगैरह करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ना सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं समझ आता है। सेल्फ स्टडी जब आप करते हो, तो आपको एक तो खुद से चीज़ रिवाइज़ करनी होती है और फिर आप एक टेक्नीक यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही इफेक्टिव टेक्नीक होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक पेपर मेथड, यानी कोरा कागज टेस्ट। जो कुछ भी आपने पढ़ा, आप एक खाली कागज लो और बैठकर उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि यार एग्ज़ैक्टली मैंने आज पढ़ा क्या था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब आप रिकॉल करते हो, दिमाग पे प्रेशर डालते हो, ठीक है? और उसको लिख कर देखते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा-हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो ये तो मेमोराइज़ करने की सबसे अच्छी टेक्नीक हुई, जो आप एसएसटी में यूज़ कर सकते हो, जो आप साइंस के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपको सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन्स खुद से लगाने हैं और जो क्वेश्चन ना बने, उसके लिए आपको एक मिस्टेक कॉपी ज़रूर बनानी है। बेटा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर 10th में अच्छे नंबर लाने हैं। देखो अच्छे नंबर से इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? अच्छी स्टडी हैबिट्स, और ये स्टडी हैबिट्स है सही टेक्नीक से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मिस्टेक कॉपी आपने बनानी है, जिसमें आपने जो भी गलतियाँ करी है, आपको यहाँ पर ऐड आउट कर देनी है। ठीक है? बात समझ आ गई? समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद एक-एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी तुम्हारी कैसी दिखनी चाहिए? मैथ्स के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है? मैं अगेन आपको बता देता हूँ। 2 किताबें बच्चे फॉलो करते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। आर डी शर्मा नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हाई है और लेवल भी थोड़ा-सा एडवांस है। आर एस अग्रवाल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, बट लेवल बोर्ड लेवल तक है, ठीक? अब आपका फोकस ये होना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मैथ के एंथुसियास्ट हो, तो आर डी शर्मा लगा लो। मैथ बहुत अच्छी नहीं लगती, नंबर लाना चाहते हो, आर एस अग्रवाल लगा लो बस, ठीक है? अब इससे पहले एनसीईआरटी ज़रूर करनी है कंप्लीट। अब वो तो क्लास के अंदर भी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग के लेक्चर देखते हैं वहां पर भी कंप्लीट करा ही देते हैं, तो वो चीज पहले करनी है, उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पे आना है। फिर कैलकुलेशन और राइटिंग प्रैक्टिस ये डेली करनी है। मैथ का डेली का 1 घंटा या 2 घंटे का स्लॉट बना लो, जहां पर आपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक चीज। अच्छा, एक चीज यार मैं यहाँ पर छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.1 खत्म हुई, ठीक है, फिर एक्सरसाइज 5.2 आई, तो 5.1 से 5.2 पे चले जाते हैं और बीच की जो थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उसको मिस कर देते हैं। वो थ्योरी, वो सॉल्व एग्जांपल्स ना आपको क्लैरिटी देते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्लैरिटी देंगे कि अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा-सा भी ट्विक करा दिया ना सीबीएसई ने, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये थ्योरी ज़रूर पढ़ा करो।
ये चीज आपको 11th और 12th में भी काम आएगी, ठीक। अब अगर मैं बात करूंगा साइंस की स्ट्रैटेजी की, तो साइंस मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसकी वजह से मैंने पीसीएम ली थी क्लास 11th के अंदर, 12th के अंदर, और 12th में एक पेपर होता है आईआईटी जेईई का, आपको पता होगा, वो भी मैंने क्लियर किया था। तो साइंस के बारे में यार सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी मेरी 10th क्लास में, कि एनसीईआरटी को तो भैया लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, एक चीज, प्लस क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा साइंस, आप रट नहीं सकते, ठीक है। मतलब देखो, मेमोराइज तो करना पड़ता है, फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा आपने, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कहां से चीज आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ये जरूर करो, ये तो एसएसटी में भी करनी है, साइंस में भी करनी है। फिर डायग्राम्स एंड कीवर्ड्स, इस पे मेन फोकस होना चाहिए। देखो, डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखो, साइंस के अंदर ना डायग्राम्स, डायग्राम की लेबलिंग और सही कीवर्ड्स, ये तीन चीजें आपको पेपर में नंबर दिला देंगी, ठीक। और टीचर्स पे ट्रस्ट रखो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उन पे ट्रस्ट है ना, तो हो सकता है वो जो कॉन्सेप्ट की पूरी माला होती है ना, उसमें वो एक एक मोती पिरोते चले जाएंगे, ठीक है, एक एक मोती पिरोते चले जाएंगे। और जैसे अगर आपने टीचर किसी दूसरे टीचर पर आप मूव कर गए सेम चैप्टर के लिए, तो उनका अरेंजमेंट हो सकता है इस तरीके से चल रहा हो, किसी दूसरे टीचर का किसी और तरीके से चल रहा हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें एक चैप्टर के लिए एटलीस्ट एक टीचर पे तो पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, बीच में किधर-उधर मत कूदना, प्रॉपर्ली एक टीचर को जब आप फॉलो करते हो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलती है, और अगर नहीं मिलनी ना क्लैरिटी, तो स्टार्टिंग में छोड़ दो टीचर को। ऑप्शन तो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अंत में मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगा, एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है, पीवाईक्यूज पे फोकस करो, आपने दो चीजों पे फोकस रखना है। जब आपके क्लास का पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, लेक्चर सब देख लेते हो, फिर आपने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यूज, ये आपका पहला रिसोर्स है जो आपने कंप्लीट करना है। पीवाईक्यूज आप 5 साल के लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका पहला रिसोर्स है जो आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने किसी भी और रेफरेंस बुक के ऊपर जाना है, ठीक है। इसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जा सकते हो। ये दो चीजें आप कर लेते हो हर एक चैप्टर के अंदर, आप ऑल इंडिया रैंक बना सकते हो। ये बात मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मेरे को कमेंट्स में बता देना यार, क्योंकि मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे बता देना। चलो, दिस इज ऑल, सिकंदर जौहरी साइनिंग।